Alright guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. दिल्ली में नौकरी के सपने सजाने वालों का ये ठिकाना है। मुखर्जी नगर रोजगार की तलाश में आए नौजवानों का वो पता है जहां देश के दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। किसी की आंखों में IAS बनने की हसरत होती है तो कोई प्रांतीय सेवाओं के लिए दिन रात मेहनत करता है। को खबर क्या, जॉब तो कहीं निकल नहीं रही है। सरकारी नौकरी है वो तो उपलब्ध है ही नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर। कोई रोजगार नहीं मिला आज तक। मैं जॉब की तलाश में हूँ, अभी फॉर्म तो बराबर भरता रहता हूँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही। यहाँ पे एग्जाम हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं। अभी भटक रहा हूँ, बस अब कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे कोटा आ जाता है। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बिहार में ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है कि जिससे कि एक अच्छी जॉब मिल सके। नौजवान है, इनके कंधों पर भविष्य का भारत है। यही कल देश बनाएंगे, यही देश चलाएंगे। लेकिन इनकी चिंताएं वाजिब है। सरकारी नौकरी लाखों में है लेकिन वैकेंसी नहीं। प्राइवेट नौकरी है तो वहां तनख्वाह नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हमारी एजुकेशन के ऊपर, और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उतने मुताबिक हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता सैलरी, तो हम उस लेवल पे मैचअप ही नहीं कर पाते हैं जितना पैसा हमारे पेरेंट्स ने लगा दिया है। तो ऑब्वियसली और हम उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमने 25 लाख रुपए लगाए हैं और हमें सिर्फ 18,000 या 15,000 रुपये मिल रहे हैं। प्राइवेट में ऐसा है कि सैलरी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, काम दिन भर, और वो भी नहीं मिल रही है। उसको भी ढूंढने जाते तो वो भी नहीं मिलती। उसमें भी ऐसा करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का हो तो अब हम आपको जॉब देंगे, और जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस कहाँ से करें। जब एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं मिल रही है, और बिना जॉब के एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो उसमें ही भटक रहे। लोग भी नीचे के स्तर, जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती सहयोगी ने बताया कि ग्रुप डी या फिर उसके भी नीचे का जो स्तर है वहाँ पे भी जाकर के वो लोग एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पे संख्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहने लायक नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि समय पे वैकेंसीज ना आना, और जो उसमें के लिए सक्षम है उनको उसके स्तर पे नौकरी नहीं देते। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवान देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे। बेरोजगारी का स्तर बढ़कर 6.9% हो गया है। यह आंकड़ा 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। एम्प्लॉयड लोगों की संख्या में करीब 2.4% की गिरावट है, और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। खुद श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट ही सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करती है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार नई नौकरियां देने में नाकाम रही है। 3 साल में नई नौकरियों के मौके 60% कम हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था, वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? 2017-18 के साल में भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक है। लेकिन आपको उसके बाद यह बताया जाए कि जिस रिपोर्ट में यह बात है उसे भारत सरकार सार्वजनिक नहीं करने दे रही है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर यह रिपोर्ट बाहर आती तो आप जान पाते कि 15 से 29 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 17.4 है। आमतौर पर 3% बेरोजगारी की दर ही बहुत होती है, लेकिन युवाओं में 17.4% बेरोजगारी की दर है। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर क्या हालात होंगे। आपको रोजगार मिला, आपको नौकरी मिली। भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
पिछले दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बेरोजगारी का डेटा पेश किया था, जिसमें कहा गया है कि बीते एक साल में यानी 2018 में करीब 1.10 करोड़ भारतीयों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इस सर्वे के मुताबिक भारत की आधी कामकाजी आबादी 2017-18 में किसी भी आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे रही थी। यहाँ के नौजवान की रोजी रोटी छीन ली गई है। भाइयों बहनों, कहाँ जाएगा ये मेरा नौजवान, कहाँ जाएगा? ये गरीब माँ का बेटा कहाँ जाएगा? किस देश में जाएगा? इससे भी ज्यादा आपको हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में करीब 20 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार को इन्हें भरने की सुध ही नहीं है। देश में पुलिसकर्मियों के करीब 5.5 लाख पद खाली हैं, शिक्षकों के करीब 5.25 लाख पद खाली हैं। इनमें से करीब 4 लाख पद तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में ही हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? देखिए, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया, नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया, नौकरी शब्द प्रयोग नहीं। तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? किसी ने पकौड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं? बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा। 30,000 नए युवा हर रोज रोजगार ढूंढने निकलते हैं। एक दो कहानी बताइए। मैं 1 लाख कहानी बता सकता हूँ आपको। दिन रात मेरे फोन पे इस तरह के मैसेजेस, और हर राज्य से, भारत के हर राज्य से आते हैं। जम्मू कश्मीर से, असम से, बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से, जहां 2013 के बाद 2018 में सिविल सर्विस का इम्तिहान हो रहा है। बिहार में 17 साल में 7 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ है। जवानियां बर्बाद की गई हैं, और जवानियां खुशी खुशी बर्बाद हुई हैं। हिंदू मुस्लिम टॉपिक में उनको काफी टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अभी मैं ईस्ट दिल्ली के एक शंकर नाम के एक लड़के से बात कर रहा था। 2013 में फॉर्म भरता है और 100 लेबरर की बहाली आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में, और 1 जून 2014 को रिटन टेस्ट। कितना फास्ट है प्रोसेस। 6 जून 2014 को रिजल्ट, 16 और 17 जून 2014 को फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। फिर कहा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरिए। उसके बाद अचानक मैसेज आता है कि कुछ लोगों का मिसमैच हो गया है, सिग्नेचर या फोटो। ये ट्रेंड मैंने कई परीक्षाओं में देखा है, जिसका इस्तेमाल करके कि अब इसको CFSL में भेजा गया है, CFSL में भेजा गया हैदराबाद, वहां से चेक होके आएगा तब देखा जाएगा। और 2000 फोरेंसिक्स में भेज दिया गया, फोरेंसिक में भेजा जाएगा। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सरकारों का अपना तरीका है। इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जनरल पैटर्न में मैंने देखा है। तो ये कहा गया कि 3 दिसंबर 2014 को इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये गए, वो सब हो गया। 3 दिसंबर 2014 से ये 2018 आ गया, इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 2013 में उन्होंने 2013 से मिठाई बांट दी होगी कि मुझे नौकरी मिल गई। हाँ। अभी भी SSC में आप जाएंगे तो 2016 और 2017 के बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी किसी ने लिखा कि MTS होता है। बहुत सारी नौकरियों के बारे में हम और आप बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है कुछ, तो उसमें आप पास कर गए, आपका नाम है, रिजल्ट में निकला है, लेकिन महीनों से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। आज आप थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे, किसी ने आपको लिखा है और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। हाँ, मैं उसी के बता रहा था। ये लेबर ऑफिसर्स की बात कर रहा था। तो फिर एक और इसकी परीक्षा का 2 साल पहले, लेकिन वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हो गया। एक फेज का एग्जामिनेशन हो गया और 2 फेज का एग्जामिनेशन लिख दिया कि ये कैंसिल हो जाता है। कुछ भी पता नहीं। इसी तरह से जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जामिनेशन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, वो परीक्षा कराती है, और बहुत गरीब नौजवान बसों में सवार होकर उनके पास 300 किलोमीटर जाने का किराया का पैसा नहीं है, सरकारी बस से जाने का। 60 रुपया 70 रुपया, जो आप बता रहे थे कि 5,000 रुपया उनकी कमाई है। कईयों से मैंने कहा आप अपने घर की तस्वीर भेजिए। वो वाकई यही घर के लोग थे जिसके घर में कुछ भी नहीं है, एक चौकी है या खाट है। अब वो जनवरी या फरवरी में वो 2 जगह शिकायतें आती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। क्या है, अक्टूबर आ गया, अगस्त बीत गया पूरा, सितंबर आने वाला है। वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी पता नहीं है। अब उनके दिमाग खराब है। अब उसी तरह से बिहार में क्या हुआ है, बिहार में देखिए कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। 2012 में टेस्ट हुआ, तो करीब 55,000 53,500 ऐसे छात्र हैं कि अगर इनको नौकरी नहीं मिली स्कूलों में टीचर में। अब मैं देश को बता दूं, देश तो खैर टीवी देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त ट्रैफिक जाम में होगा कि
स्टेट्स में और सेंटर में जो टीचर की जो संख्या है बेरोजगार वैकेंट है, खाली है, वो 10 लाख है। 10 लाख बेरोजगार टीचर, मतलब 10 लाख ट्रेन टीचर, 10 लाख पोस्ट खाली है। लेकिन इन सरकारों की हिम्मत देखिए और नौजवानों की बेवकूफी देखिए कि उनको बता के उनको बेरोजगार रखी हुई है। इसी तरह से आप कह रहे थे कि आईडीबीआई के लोग, आईडीबीआई का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उस बैंक के सैकड़ों लोगों ने मुझे लिखा और सब में यही बात थी कि हमने बहुत मेहनत से, हम कॉम्पिटिटिव आदमी थे, टैलेंटेड थे, हम चाहते तो प्राइवेट बैंकों में जा सकते थे, लेकिन हम सरकारी नौकरी हमने चुना, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। हाँ। एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दो पेपर के अंदर, तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है ये सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पर भी करप्शन। एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। कल इन्होंने रिजल्ट दिया और मार्क्स के बारे में बोल दिया बाद में देंगे। अब ये पता है मार्क्स कब देंगे? ये मार्क्स देंगे 3 महीने बाद, जब आप लगे होंगे 2020 की तैयारी में, आपका ध्यान 2020 की तैयारी में होगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। एज रिकॉग्निंग इशू लगातार 2015-16 तक एज अगस्त से काउंट होती थी। अभी कोरोना काल था, आपको छूट दे सकते थे, लेकिन आपने फिर से 1 जनवरी से एज काउंट कर दी। नहीं होने देंगे, आपको अगस्त से वापस काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती, अभी जो लोग नए जुड़ेंगे जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190, 195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसानियत है? अब आपको 2019 का 18 वाला मेंस दोबारा कराना होगा। लड़ाई उस मेंस को दोबारा कराने की है। जब आप 20 लाख बच्चों का प्री 20 दिन में करा सकते हो, तो आप 1.5 लाख बच्चों का मेंस 1 दिन में क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन करना है। और करप्शन को दबाना कैसे है? ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देके आता है तो उछलता है हवा में 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो, उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 2 साल से लगातार कट ऑफ 80% जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जाना कितना सही है? क्या आप पेपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते जिससे आप उन बच्चों को भी सिलेक्ट कर पाए जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है? अगर एसएससी अपने एग्जाम में ABCD देने लगे तो कैसे ये निर्धारित होगा कि कौन बच्चा जॉब के लायक है और कौन नहीं? अब सरकार से हिसाब मांगना पड़ेगा। अब हमें बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 2020 के लिए क्या कदम उठाने हैं? प्री क्वालिफाई करो, अगर 1 दिन में नहीं करा सकते तो मेंस 1 दिन में कराना होगा। 18 नवंबर वाला मेंस दोबारा होना चाहिए। एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। 80% कट ऑफ क्यों जा रही है? पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, भले ही सिलेबस के अंदर होना चाहिए पेपर। जब इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिन में आ सकता है और एसएससी का रिजल्ट अब तक नहीं आया 2018 का, हम 2021 में 2018 का रिजल्ट आपने फाइनल नहीं किया और बच्चों को 2019 का चस्का दे रहे। लो चूटो, लॉलीपॉप है, चूसो भैया।
बच्चे को ध्यान ही नहीं है कि उसने 18 भी दिया था, सो गया है वो बच्चा। मोदी जी कहते हैं मैं अभी देश के लिए ऐसा कर रहा हूं, आगे पता चलेगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, आगे पता चलेगा। जैसे एक बाप ये कहे अपने बेटे को रोटी भी ना दे और कहे कि बेटा मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। आगे आने वाली पीढ़ी तो तब आएगी जब ये बेटा जिंदा रहेगा। आगे आने वाले लोग तो तब आएंगे जब युवा जिंदा रहेगा, जब हम लोग जिंदा रहेंगे। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिन के अंदर हम ये हैशटैग चलाएंगे, मोदी _रोजगार_2। 5 दिन के अंदर, यानी आज 25 तारीख को सुबह 11 बजे पहली चीज। और जितनी भी आप देखिए, ये मीडिया जो है पारी हो रही है, ये दिखाती है। ये मीडिया श्वेता का ऑडियो वायरल हो गया, ये दिखाती है। ये मीडिया विनोद दिखाती है। ये मीडिया जोमेटो वाला सोनू दिखाती है। ये मीडिया तैमूर ने किस कलर का कच्छा पहना, ये दिखाती है। इस मीडिया को ये नहीं पता कि युवाओं का दर्द क्या है। अगर मीडिया ने ये टॉपिक नहीं दिखाया, या अनफेयरनेस नहीं दिखाई, तो आप सबको मेरी कसम है कि सारे मीडिया चैनल्स की वीडियो को जाके रिपोर्ट करो। हम दिखाएंगे कि इनका आईटी सेल हमारी ताकत के सामने कितना तुच्छ है और हम क्या कर सकते हैं। मेरी सब युवाओं से गुजारिश है कि आप सब इनकी वीडियो को जाके डिसलाइक करिए, इनको मजबूर कर दीजिए लाइक डिसलाइक बटन को बंद करने के लिए। इतने कमेंट करिए, इतनी वीडियो इनकी रिपोर्ट करिए, मोदी जी की मन की बात को डिसलाइक करिए। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि अब यह मुद्दा पूरे देश में फैलना चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से जूझ रहे हैं नौकरी के लिए, कितनी परेशानी हमारे जीवन में है। लोग कहते थे सरकार कह रही है ट्विटर ऐप भी बंद हो जाना चाहिए। वाह, कमाल की बात है। मतलब अब इस डेमोक्रेटिक देश में अपनी आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया है। आप नहीं कह सकते, आप मर जाइए, आप सुसाइड कर लीजिए, आप जिंदा मत रहिए, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये कुछ कुछ मुझे ऐसी बात याद आ रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करता था तो मैं उसको नहीं समझा सकता, उस लड़के को जाके कहता था तू उससे बात मत कर। बहुत बढ़िया। अभी एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस पे आईबी ने ये कह दिया कि अब एनालिसिस नहीं होना चाहिए। आप एनालिसिस रोक देंगे और जो बच्चा घर घर जाके बताएगा, इससे आपको पता है क्या होगा? अब एनालिसिस भी बिकने लगेगा दूसरी एप्स पे, कि लोग अब एनालिसिस खरीदेंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए था कि हर पेपर का हम लेबल बदल देंगे, करो एनालिसिस, कितना करोगे। आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सरकार ने जॉब देने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है किसी की जॉब लगे किसी की नहीं। जब इस देश में चुनाव दोबारा हो सकता है तो 2019 का 18 नवंबर वाला पेपर भी दोबारा हो सकता है, और क्यों ना हो। आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि बच्चे के 200 नंबर आए, और जब बच्चे के 200 नंबर आए तो आपने उसे क्यों बाहर कर दिया, किस बेसिस पे आपने उसे बाहर कर दिया? हमें इसका जवाब चाहिए। अब रिफॉर्म्स होके रहेंगे। जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी, मैं एक आप क्या नाम लूं, मेरी इन सबसे गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए इसमें। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जिनको लोग बहुत जानते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो बनाएं। मैं स्पेशली नाम लेता हूं यहां पे लोगों का, ताकि वो लोग वीडियो बनाएं। ऐसे लोग जो हमारा साथ दे सकते हैं, जितने भी वाइन्स बनाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन सबसे, जिनके आप फैन हैं, उन सबको कहिए कि हमारा साथ दीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्विटर पे हम ट्रेंड क्यों कराना चाहते हैं। ट्रेंड तो ट्विटर पे एक दिन में खत्म हो जाएगा, कोई निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं निकलेगा। हम ये चाहते हैं कि इतनी ये बात फैल जाए, हम इतने इनके वीडियो डिसलाइक कर दें, इतनी बुरी तरीके से हम मीडिया चैनल को बॉयकॉट कर दें, इतनी बुरी तरीके से हम इनकी मन की बात को बॉयकॉट कर दें कि ये मजबूर हो जाए कि हमसे बात करें। और जब ये बात करेंगे तो हम ये अपने 5 मुद्दे बताएंगे। बहुत बड़े मुद्दे नहीं, ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है कि वेटिंग लिस्ट हो, एज रिकॉग्निंग इशू सॉर्ट आउट हो, 18 नवंबर मेंस फिर से हो, और 2020 में मेंस एक दिन में हो, और प्री क्वालिफाई करो। अगर आप एक दिन में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अब आपके नॉर्मलाइजेशन के तरीके पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं दिया आपने मार्क्स? 5 दिन के अंदर आपको मार्क्स देने होंगे। मैं एसएससी से ये गुजारिश करता हूं कि आपको 5 दिन के अंदर मार्क्स देने होंगे। मार्क्स तो आपके पास है ना? कितना टाइम लगता है अपलोड करने में? स्पीड नहीं आ रही, जियो की सिम भिजवा दें? बताइए कि आप मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है आप मार्क्स उस वक्त देंगे जब बच्चा 2020 में बिजी होगा, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार अब 2020 ना हाथ से निकल गया। कंगना जी ने भी कहा है कि वो इस बेरोजगारी पर ट्वीट करेंगी। जब भी आप ट्वीट करें तो कंगना जी को भी बोलें कि वो रिट्वीट करें। उन्होंने कहा है, अक्षय कुमार साहब ने भी कहा है कि देश का कोई भी मुद्दा होगा तो हम ट्वीट करेंगे, बाहर वाला कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। भले ही मोदी जी जाके अमेरिका में कह सकते हैं अब की बात ट्रंप सरकार, ये दखलंदाजी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर साहब भी बेरोजगारी पर ट्वीट करेंगे। आप सोचिए देश का युवा कितना बड़ा हिस्सा है कि रेल पे ग्रुप डी और ग्रुप सी 2-2 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ना कैसे कैसे मैसेज लोग मुझे करते हैं। ये देखिए आप, ये सब देखिए कितने कितने नंबर लोगों के आ रहे हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, गुड आफ्टरनून सर, ऑल्दो आई होप मुझे 2018 में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। आई वॉच ऑल फ्री वीडियो, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको क्लास के बाद। ये देखिए लोगों के बारे में मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या लिख रहे हैं लोग। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, मेरा 481 रॉ स्कोर, एससी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसको देखिए, सर मैं सुसाइड की सोच रहा हूं, बचा सकते हो तो बचा लो। ये लोगों के मैसेज है। पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लोग इस तरीके के मैसेज कल से ही रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। ऐसे तमाम मैसेज हैं कि मेरे 535 नंबर थे बट अब लग रहा है जॉब नहीं मिलेगी। इतना निराश हो चुका है युवा। यार इस दर्द को हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे। अब क्या लिखें? मैंने तो बोल दिया, अब कोचिंग में भी सारे टीचर हम टाइटल लगाएंगे
कि न्यू बैच स्टार्ट इस तारीख से, नीचे लिखेंगे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर 200 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एसएससी में नहीं है, रेलवे में भी वही हो रहा है, टालम टोल हो रही है। 4 महीने प्री चल रहा है। भाई कौन से देश में रह रहे हो, काय का डिजिटलाइजेशन है? कौन सी इंडिया डिजिटल हो गई कि 5 महीने में प्री का एग्जाम हो रहा है और उसके बाद 2 महीने मेंस चलेगा? ये सब गधा बनाने की चीजें। लास्ट में हो जाएगा कि 5000 लोगों को नौकरी मिली। ये सबका मन बहलाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रेलवे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सब जगह बेवकूफ बनाया जा रहा है, नथिंग एल्स। देखा कि 6 से 10 मिलियन ट्वीट में उन मेहनती विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द व अपनी मांगों को रखा। और मैं समझता हूं इससे बेहतर जरिया एक देश में, एक प्रदेश में जनता के द्वारा अपने राजा तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और नहीं हो सकता। 5 दिन से युवाओं की गुहार और उनकी मांगों को इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है जैसे कि देश में कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आप हर राज्य के भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण देख सकते हैं, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेके आया हूं। और ऐसा नहीं है कि देश के राजा के पास वक्त नहीं है। आज आप देख रहे हो कि कितनी महान महान हस्तियां, सेलिब्रिटियां, कंगना जैसी हमें मंकी बोल रही हैं, कह रही हैं कि ये नेशन बिल्डिंग में मदद नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास उस कंगना से मिलने का वक्त है। 4 दिन पहले का आपने उसका ट्वीट देखा होगा, जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब हमने ये गुहार लगाई थी कि सरकार को लोग हमारी मदद करें और कहें कि भाई ये हाल चल रहा है देश में, तो लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये तो नौजवान वो है ही नहीं जो रोजगार मांग रहा है। इन सबको देखते हुए हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। कैसे आप हिम्मत हार सकते हो? क्या हम एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट ना होने के बाद दोबारा सेलेक्ट नहीं होते? होते हैं लोग, 4-4 अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। तो अपनी हार मत मानिए इसे, ये मत सोचिए कि ये हमारी हार है, किसी भी तरीके से ये हमारी हार नहीं है। अरे ठीक है, ट्विटर कैंपेन को गलत ले लिया, नहीं देखा, वक्त नहीं मिला होगा, बहुत सारे जरूरी काम है प्रधानमंत्री जी के पास, उनको जाके स्टेडियम के उद्घाटन भी करने हैं और भी काम करने हैं, उनको अभी बंगाल में सभा भी करनी है, चुनाव की प्लानिंग भी करनी है। परेशान क्यों होते हैं? बच्चे बोल रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 12,000 से अधिक पद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर क्या हाल है? आज करीब 3/4 पद आज भी खाली हैं। क्या यह एक प्रदेश के राजा की अपनी युवाओं के प्रति जवाबदेही नहीं है? 2 लाख शिक्षकों के पद, 50,000 पुलिस कर्मियों, करीब 66% जूनियर इंजीनियरों के पद खाली हैं। अब आप बताइए कि क्या युवा नीतीश कुमार से नहीं पूछेगा कि 15 साल में क्या काम हुआ? बताइए। यही हाल राजस्थान का है कि कितनी भर्तियां निकली, कुछ की परीक्षाएं हुई, लेकिन आज ज्यादातर परीक्षाएं आज भी हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट से परिणाम निकलता है, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। विद्यार्थी परेशान हो चुका है इन सभी घोटालों, धांधली और लेट लतीफी से। आप बताइए, आपने देखा होगा कि राजस्थान में नर्स लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। 2012 का मामला है वो। अगर कोई लड़की नौकरी की तैयारी 20 साल की उम्र पर करती है और 2 साल के बाद परीक्षा पास करती है, आज भी भर्ती प्रक्रियाओं की कृपा से 6 साल तक केवल ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही उनको। 2 साल में उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इस बीच उसकी शादी भी हो जाती है, 2 बार सरकार बदल जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारी आज भी बेरोजगार है। यही हाल हजार लाखों मेहनती विद्यार्थियों का है। और कब तक एक पिता अपने बच्चों को इस इंतजार में देखे? हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा जल्दी से पढ़ लिख के जाए। आप बताइए, आप जिस घर में भी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के चाहने वाले या नहीं है, क्या आपके घर में आपके माँ बाप ये नहीं सोचते कि आपको नौकरी लग जाए? बताओ, फिर आप क्यों सरकार से शिकायत नहीं कर सकते? क्या सरकार से शिकायत करना गुनाह है? क्या हम हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? आज आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, इलाहाबाद में, एमपी में, जेल भेज दिया जा रहा है उन लोगों को। मतलब आज अपने हक मांगना भी गुनाह हो गया इस सरकार के अंदर। देश में इतने शिक्षकों की कमी है कि एक शिक्षक 4 शिक्षकों का कार्यभार संभाल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती निकली तो जरूर 2 साल पहले, परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती 6 साल बाद आई है। बच्चों ने यह तक बताया कि 1992 के बाद पहली बार इतनी संख्या में भर्ती आई और 6 साल बाद भी उसमें फर्जीवाड़ा, घोटाला और धांधली की वजह से मध्य प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर आया। और मामा कहलाने वाले चौहान साहब जी को ये बातें नहीं दिख रही कि 2017 से पुलिस सब इंस्पेक्टर के 25,000 पद रिक्त हैं। होमगार्ड, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, सभी परीक्षाएं 2017 से हुई नहीं है। सोचिए, 4 साल हो गए आज। इन्होंने चुनाव 2 बार करा लिए। आप देखते होंगे कि जरा सा भी चुनाव में घोटाला हो जाए, कुछ हो जाए, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें चेंज हो जाती हैं, चुनाव तुरंत हो जाते हैं। आज आपने कभी सुना कि कहीं का एमपी का पद रिक्त है, कहीं एमएलए का पद रिक्त है? आप सुनते होंगे आए दिन कि उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का मतलब है कि अगर कोई विधायक का पद रिक्त हो जाए और फिर सरकार कहती है कि देश में बाबुओं की क्या जरूरत है। अरे जब तुम सब कुछ प्राइवेट कर ही रहे हो तो इतने नेताओं की भी क्या जरूरत है? कम कर दो इनकी भी वैकेंसी। ये भी क्या काम कर रहे हैं? इनकी भी सैलरियां आधी कर दो। इनकी तो आप सैलरियां भी बढ़ाए जा रहे हो, पेंशन अलग से दिए जा रहे हो, इनके भत्ते अलग से बढ़ाए जा रहे हो, फोन से लेकर के इंटरनेट अलाउंसेस तक इन लोगों को मिल रहे हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हम लोगों से कराएंगे। तो फिर इतनी बड़ी सरकार रखने की जरूरत क्या है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर आज एक एमपी, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे किसी भी पार्टी का, अगर हम लोगों की, युवाओं की आवाज संसद में नहीं उठा सकता, क्या मायने हैं उसके? मोदी जी एक सांसद राज्यसभा से विदा लेता है तो मोदी जी की आंखें गीली हो जाती हैं। इतने इमोशनल है मोदी जी। और यहां 5 मिलियन 6 मिलियन ट्वीट युवा करता रहा, अपना दर्द बयां करता रहा और मोदी जी का दिल नहीं पिघला।
यह भावनात्मक जुड़ाव है राजा के प्रजा के साथ। कमाल है साहब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े जी ने भी कहा था कि प्रश्न पत्र लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। कर्नाटक के मामले के साथ उन्होंने व्यापम मध्य प्रदेश के घोटाले के बारे में भी कहा। गलत नीतियों के कारण देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, तमाम डिग्रियां लेकर भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और जब सरकार से अपनी मांगे रखता है तो लाठी डंडे जेल का सामना करना पड़ता है। जिस जनता ने आपको चुना उससे इतनी बेरुखी क्यों? क्या नौकरी मांगना अपराध है साहब? बताइए आप। पढ़ लिख कर हम तले पकौड़े और अनपढ़ देश चलाएंगे। किसान सड़क पर लेटा है, सिर पटक रहा है, और ये सूट पहन के संसद में इतराएंगे। अब तो इनके लिए संसद भी नया बनेगा। क्या ना कहें, बातें दिल पे नहीं लगेंगी कि मोदी जी के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, और युवाओं के इतने मिलियन ट्वीट के बाद भी उनकी आवाज नहीं आ रही। आज वो मीडिया वाले भी चुप हैं जो चीख चीख कर अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहते हैं कि आप तक हर खबर सबसे पहले हम लाएंगे। आप लाए सबसे पहले खबर? कितने मीडिया चैनल ने इसको बड़ी खबर बना दिया कि आज देश में युवा परेशान है, बेरोजगारी के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। जो आज देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्यों चुप हैं भाई सब? क्या युवा ये सब नहीं देख रहा है क्या? बताइए। उन सबको भी देख रहा है, वो समझ रहा है कि कौन बिका हुआ है और कौन नहीं, कौन डर से पागल है, सब समझ में आता है हमें भी। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि कोई सेलिब्रिटी आके हमारी सपोर्ट करेगा। अब हम ये ट्वीट करेंगे कि हमें चाहिए नहीं किसी का सपोर्ट। आप अपना सपोर्ट अपनी जेब में रखें, नहीं चाहिए हमें। अगर अपोजिशन पार्टी वाले भी इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट में साथ खड़े हैं, तो खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अपोजिशन वाले तो संसद में भी इस बात को उठा सकते हैं। अपोजिशन वाले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई क्यों रोजगार नहीं दिया जा रहा। हर राज्य सरकार के अंदर एक अपोजिशन पार्टी है। क्यों यूपी सरकार में जो है सपा सरकार, योगी सरकार को यह नहीं कह सकती कि भाई जो पद खाली है उनको भरिए? क्या जिम्मेदारी नहीं है एक विपक्ष की? लेकिन सबको, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तब ये कहेंगे हम आपको लिए 8 लाख रोजगार ला रहे हैं, और हम खुश हो जाएंगे, हमारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, और फिर जाके सेम बटन पे बटन दबाएंगे। बताइए किस हक से ये सरकार बंगाल में ये कह रही है कि 75 लाख रोजगार देंगे, जो सरकार अभी तक पूरे देश में 10 लाख रोजगार नहीं दे पाई? वैकेंसी ऐसा नहीं है कि हर जगह बढ़ी है, यूपीएससी में भी वैकेंसी घटी है हर जगह, लेकिन कम से कम वहां जितनी वैकेंसी है, एग्जाम तो कम से कम फेयर हो रहा है, बट यहां तो वो भी नहीं हो रहा। इंडिया को आजादी कौन से साल में मिली थी? Oh my God, 19। करंट होम मिनिस्टर कौन है? अरे यार टकला है। राह चलते कुछ छात्रों के सामान्य ज्ञान का मजाक बनाता ये वीडियो शेयर करते हुए जब सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो अभियान का भी मजाक उड़ाया जाने लगा कि मोदी से जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो कंगना रनौत ने भी इस वीडियो को शेयर किया और मजाक उड़ाने वालों के समर्थन में आ गई। कंगना रनौत ने जो छात्र दिन रात मेहनत करके भर्तियों की तैयारी करते हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, अनेकों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने देश को बनाने के लिए बलिदान दिया। आज भी देश को एकजुट रखने के लिए बहुत लोग संघर्ष करते हैं। मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा ऐसे लोगों को जानने में लगाती हूं और भारी विरोध का सामना भी करती हूं। जब मैं ऐसे बंदरों को देखती हूं तो हैरान रह जाती हूं कि क्या ये जॉब डिजर्व भी करते हैं। कंगना रनौत को जवाब देते हुए एक युवा ने कहा, बेवकूफ कंगना को समझना चाहिए कि ये छात्र वो नहीं है जो एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और पीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र ऐसे एग्जाम देते हैं वो ऐसा सामान्य ज्ञान अपनी उंगलियों पर रखते हैं। वो किताबों को ही खाते पीते और सोते हैं। वहीं एक और युवा ने कंगना रनौत को करारा जवाब देते हुए कहा, तुम मजाकिया डिफेंस में आ जाती हो जब लोग मोदी से कुछ देने के लिए सवाल करते हैं। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा नहीं किया? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि उन्होंने ऐसे बंदरों को नौकरी देने का वादा किया था? क्या तुम चाहती हो मोदी जी युवाओं को बेरोजगार रहने दें? वहीं एक और युवा ने कंगना रनौत को जवाब देते हुए कहा, अच्छा होगा कि तुम जाओ और उन छात्रों का इंटरव्यू लो जो गांव में रहते हैं और जो एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी करते हैं। उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करो, जो भूखे पेट इस उम्मीद के साथ इतनी मेहनत करते हैं कि एक नौकरी मिल सके, लेकिन मिल नहीं पाती क्योंकि रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। कुछ छात्रों का इंटरव्यू लेकर मोदी रोजगार दो का नारा बुलंद करने वाले छात्रों का जिस तरह कंगना रनौत ने मजाक बनाया है, वो कंगना जैसी अभिनेत्रियों से सवाल पूछता है कि क्या आप वाकई राष्ट्रवादी हैं जो युवाओं के दर्द को मजाक में उड़ा रही हैं। कंगना रनौत को अगर वाकई देश की चिंता है तो मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार एक भर्ती पूरी होने में क्यों सालों लग जाते हैं। रो रो के बंदे ये कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, पैसा माँ बाप भेज रहे हैं 2 साल 3 साल घर वालों पे, वहाँ पे जाते ही पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तेरी तैयारी क्या हो। जब वो 200 नंबर ला रहा है, जब नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो कब होगा उसका सिलेक्शन। जिसके पास इतना पैसा था, सुशांत सिंह राजपूत, वो मर सकता है। और उसके चक्कर में 3 महीने तक न्यूज चैनल डेली सुबह शाम सुशांत सिंह, यहाँ डेली पता नहीं कितने सुशांत मर रहे हैं, वो भी बेरोजगारी से अपनी मेहनत करने के बाद मर रहे हैं। मगर सुशांत को 3 महीने चलाया गया और यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेंडिंग में था ट्विटर पे, उसको अभी तक नहीं दिखाया गया। 7 से 10 लाख लोगों यूथ ने
बेरोजगारी पे इतना कुछ कह दिया, मगर अभी तक हमारे टीवी चैनल में किसी ने कुछ नहीं दिखाया। और अगर यही चीज कंगना रनौत कुछ भी एक कमेंट कर देगी, एक ट्वीट कर देगी, तो उस पर वो 10 बार सुबह से लेके कंगना ये कह दिया, कंगना ने वो कह दिया। हर आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस, मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। तो मोदी जी को तो अभी ऐसा लगने लगा है अब कि मोदी जी उस तबके से निकल के ही नहीं आए जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। अगर एक गांव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन, बताइए मुझे आप। बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की, तो युवाओं को व्यापारी बनाने की तैयारी कि युवा अपना बिजनेस करेंगे, स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें बुराई एक बात, ये तो वस्तु विनिमय वाली बात हो गई कि एक गांव में फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है। मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूँ, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा, ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है, वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल 150 साल 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? मतलब कि हर आदमी अपने गांव में ही सब करके बैठ जाएगा, ना उसको सहराने की जरूरत है। ये देखिए बहुत ही वाहियात किस्म की बात है कि हर आदमी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, हर आदमी, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की जान है। पहले एक भी सवाल गलत पेपर के अंदर नहीं आ पाता था। आप एक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का पेपर सही नहीं बना सकते। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। और उसके बाद से अब लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं हर पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो बताइए, हमें पर क्वेश्चन 100 रुपये देना होगा। गलती तुम करो और गलती बताने का 100 रुपये हम दें। मतलब एक बच्चा आप एवरेज मान के चलिए 500 रुपये देगा। अब हर बच्चे को लगता है यार मेरा 1 नंबर बढ़ेगा या 5 नंबर बढ़ेंगे, चलो 500 रुपये दे देता हूं। जबकि इससे नुकसान खाली 500 रुपये का ही नहीं है, सरकार को फायदा इससे बहुत है। जब पेपर में कोई गलत सवाल आ जाता है तो उस गलत सवाल को हमें नहीं पता होता कि ये गलत है, मतलब उसका करेक्शन कराने का भुगतान करना पड़ता है और सरकार करोड़ों कमाती है। करोड़ों कमाने का जरिया इसको बना लिया। और आप सोचिए पहला ही क्वेश्चन गलत है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कहता हूं आप पैसे भी कमा लो, लेकिन उसके ऊपर लिख दो ये गलत है, इसे मत करो। उस गलत को करने में पेपर के अंदर कई बार हमारी 10 मिनट भी खराब हो जाती हैं। हमें नहीं पता ना कौन सा गलत है, हमें लगता है कहीं हम तो गलत नहीं है। आज सरकार ये कह रही है कि हम सीईटी ला रहे हैं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस वो बोलना जानते हैं। जैसे आपने कहा मोदी जी ने ऐसा कह दिया, किस प्लानिंग से कह दिया? आप अभी सिर्फ रेलवे का एग्जाम कराने में 5 महीने खा जा रहे हैं प्री का। अब आप रेलवे, बैंक, एसएससी सबको कंबाइन करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप 1 साल तक तो प्री का ही एग्जाम चलाएंगे? जब हमारे पास अभी वैसा सिस्टम नहीं है तो हमें तोड़ तोड़ के काम नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी सीईटी की जरूरत थी, अभी सीईटी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप सीईटी लागू कर ही नहीं पाएंगे। करीब 7 सालों से देश के युवाओं को खालिस्तानी, प्रेस्टिट्यूट, इंटेलेक्चुअल टूलकिट गैंग, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, अवार्ड वापसी गैंग में उलझा के रखा गया है। शायद अब देश के बेरोजगार जग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, नौकरियों की मांग कर रहे हैं। जनता को शायद यह समझ में आ गया है कि जो कोर मुद्दा है ना, वो रोजगार का है, आर्थिक लाचारी का है। ये पेट का जो मैटर है ना, ये असली वाला इंटरनल मैटर है और वहां लात पड़ रही है। लेकिन जैसा कि एक दिशा के बेल जजमेंट से पूरा जस्टिस सिस्टम नहीं बदल जाएगा, वैसा ही एक ट्विटर ट्रेंड से, ट्विटर स्टॉर्म से देश नहीं बदल जाएगा, सरकार नहीं जग जाएगी। सरकार को भी यह बात मालूम है। अरे भाई, मोदी रोजगार 2 ट्रेंड करने वाले जो लोग हैं, क्या वो किसान की मांगे पूरी करो को भी रीट्वीट कर रहे हैं? या ये जो एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या ये उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको जेल में ठूस दिया गया है सवाल पूछने के जुर्म में? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक डिवाइड एंड रूल करने वाले नेता हमेशा जीतेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, सोशल मीडिया अब आईटी सेल नहीं चला पा रही है, ट्रेंडिंग आईटी सेल नहीं करा पा रही है, वो यूथ ऑफ इंडिया अब कर रही है। और अगर अब भी सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी तो ये आगे जाकर बड़ा क्राइसिस जरूर बन सकता है। लेकिन इस पर स्टूडेंट यूनिटी कितनी है, स्टूडेंट अवेयरनेस कितनी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों आपको बताते हैं कि लोग स्वरोजगार चाहते हैं, लोग प्राइवेट बिजनेस चाहते हैं। जी नहीं, देश के लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकार को नौकरी, सरकार के पास नौकरियां हैं, वो देना जरूरी है। इसके लिए आप जरूर लड़िए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।